हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 कराने जा रहा हूं। और जैसा कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है जो कि 2024 में पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं, उन्हीं में से मैंने क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, टोटल हमारे 20 क्वेश्चन होंगे जाके, जैसे कि आपके एग्जाम में मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं भी इस प्रैक्टिस सेट में 20 ही क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अपने 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे जाके अपने 18वें प्रैक्टिस सेट की। देखो, हम लोगों ने टोटल किए तो अभी 17 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से मैंने कई सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट किए हैं जिसमें से मैंने शायद 2-2 सेट उठाए हों या 3-3 सेट उठाए हों। ठीक, उनमें से मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को मतलब कि निकाला है। ठीक है, और उन क्वेश्चनों में से मैंने 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जो भी 2-3 प्रैक्टिस सेट हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो कम से कम हमारे 25 या 30 प्रैक्टिस सेट के बीच में हो गए होंगे जाके। ठीक, या हम लोग 27-28 प्रैक्टिस सेट अपने कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारा 6 मार्च 2024 को पूछे गए क्वेश्चन है कि अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ और उसने पहली परीक्षा में 600 अंकों में से 420 अंक हासिल किए। यदि उसने कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त किए हुए हैं तो दूसरी परीक्षा में उसने 500 में से कितने अंक प्राप्त किए। देखो, वो कह रहा है कि अमन जो है वो पहली परीक्षा में जो पहली परीक्षा है उसकी 600 अंकों की है। ठीक, और उसने 600 में से उसने 420 अंक प्राप्त किए। ठीक, और कुल मिलाकर उसने टोटल दोनों परीक्षाओं में 70% अंक प्राप्त किए हैं। और दूसरी परीक्षा तो वो पूछ रहा है कि उसने दूसरी परीक्षा में, जो कि हमारी दूसरी परीक्षा 500 अंकों की है, तो उसने दूसरी परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक, देखो बोल रहा है कि देखो, हमने मान लिया कि पहली जो हमारी परीक्षा है, जो पहली परीक्षा हमारी है वो कितने अंकों की है, वो 600 अंकों की है। ठीक, उसमें से अमन ने कितने प्राप्त कर लिए, 420 अंक प्राप्त कर लिए। ठीक, और जो दूसरी परीक्षा है हमारी वो 500 अंकों की है। ठीक, तो अगर हम ये देखें कि इन दोनों परीक्षाओं का कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। और वो कह रहा है कि वो दोनों परीक्षाओं में कुल मिला के 70% अंक प्राप्त करता है। तो अगर हम लोग देखें तो 1100 का 70% निकालेंगे। ठीक, तो 70% का मतलब कितना होता है, 7/10। तो 2 जीरो कट गए जाके, तो 11, अच्छा यहाँ पे 1100 आ गया जाके ना, 7/10 होगा जाके, यहाँ पे 1 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कि 11×7=77, 770 अंक। कहने का मतलब है कि अमन जो है पहली परीक्षा में 600 और दूसरी परीक्षा 500 अंकों की है, तो टोटल 1100 अंकों में से वो 770 अंक प्राप्त करता है। ठीक, लेकिन वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसने पहली परीक्षा में 600 में से 420 अंक जब प्राप्त ही कर लिए हैं, ठीक, तो उसको कितने अंक बचे जाके दूसरी परीक्षा में प्राप्त करने के लिए, 350 अंक। हम लोग जब 770 में से 420 को घटाएंगे तो कितना आएगा जाके, यहाँ पे 320 आ जाएगा। ठीक, सॉरी 350। तो अमन को दूसरी परीक्षा में 350 अंक लाने पड़ेंगे। ठीक, लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो दूसरी परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक लगता है। ठीक, जिससे कि उसका कुल जो पूर्णांक मतलब कि प्राप्तांक अंक हो वो दोनों परीक्षाओं के 70% हो जाए। ठीक, तो हम लोग बस यहाँ पे ये निकाल लेंगे कि जो 350 हमारा है वो 500 का कितने परसेंट है, परसेंट में चेंज करना है, 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो कट गए, 5×7=35। तो उसको दूसरी परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे, 500 में से 70% अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 70%। ठीक, तो हमने कैसे क्वेश्चन को किया, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अमन जो है वो पहले एक परीक्षा में 600 में से 420 अंक प्राप्त करता है। ठीक, और वो कुल मिलाकर दोनों परीक्षाओं में 70% अंक प्राप्त करता है। तो वो कह रहा है कि वो दूसरी परीक्षा में 500 में से कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है। ठीक, तो हमने क्या किया जाके कि 600 में से जब वो 420 अंक ला रहा है, ठीक, तो और वहाँ पे वो जब दोनों परीक्षाओं में कुल मिला के 1100 अंकों की दोनों परीक्षाएं हो जाएंगी और वो 1100 अंकों में से 70% अंक प्राप्त करता है। 70% का मतलब होता है कि 7/10। ठीक, तो 11×7=77, 770 अंक वो 1100 में से प्राप्त करता है, जो कि दोनों परीक्षाओं में से हैं प्राप्त अंक उसके। ठीक, लेकिन वो 770 में से तो वो पहली ही परीक्षा में 420 अंक प्राप्त कर लेता है। तो हम लोग जब 420 को 770 में से घटाएंगे तो 350 बचेगा।
मतलब ये है कि वो 350 अंकों को दूसरी परीक्षा में से प्राप्त करेगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में यही चीज़ उसने परसेंटेज में पूछ दी है कि 350 जो है 500 का कितना परसेंट है, तो वो हमारा कितना होगा जाके 70%। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 70%। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट जो ऑप्शन होगा जाके ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। देखो ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जाके, ये आपके 6 मार्च के पेपर के हैं जाके, जो भी हमारी 3-4 शिफ्टें हुई जाके, ठीक, उन्हीं में से 2 शिफ्टों में से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, और मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। अब देखो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अमन 16 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर सकता है। अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करके वह समान दूरी 14 घंटे में तय कर सकता है। दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या है कि जो दूरी है जाके, दूरी तो वही है ना, दूरी कांस्टेंट है। तो मैंने आप लोगों को पिछले भी जो हमने प्रैक्टिस सेट किया तो उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आया था कि जब दूरी कांस्टेंट होती है तो जो हमारा चालों का अनुपात होता है वो क्या होता है, समयों के अनुपात का उल्टा होता है। तो याद रखना जाके जब कभी भी हमारी डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, कभी भी हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो हमारा चालों का अनुपात होगा जाके, ठीक है ना, जो हमारा चालों का अनुपात होता है वो क्या होता है, समयों के अनुपात के उल्टा होता है। मतलब कि T2:T1 होता है चालों का अनुपात। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना है जाके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, देखते हैं कि वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अमन 16 घंटे में एक निश्चित दूरी, ठीक, तो पहले वो टाइम कितना ले रहा था, T1:T2 कितना हो गया जाके, पहले वो 16 घंटे ले रहा था। ठीक, लेकिन वो कह रहा है कि अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करके वह समान दूरी अब 14 घंटे में तय करता है। तो पहले वो 16 घंटे ले रहा था, अब T2 टाइम कितना ले रहा है, 14 घंटे ले रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया जाके, समय का रेशियो आ गया। ठीक, लेकिन अगर चालों का हम लोग निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो अगर जब मैंने क्या बोला, अगर हमारी दूरी कांस्टेंट है तो जो हमारा चालों का रेशियो होगा वो क्या होगा, समयों को रेशियो का उल्टा हो जाएगा। मतलब चालों का जो रेशियो होगा 14:16 होगा जाके। ठीक, देखो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारी पहले चाल 14 थी, अब चाल हमारी 16 हो गई, मतलब कि 2 हमने चाल में वृद्धि हो गई। ठीक, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो चाल में कितने की वृद्धि करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो चाल में कितनी वृद्धि करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग 1 की वैल्यू यहाँ से निकालें, 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे जाके, वो हमसे दूरी पूछ रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे जाके, मान लो हमको यहाँ से निकालना, दूसरी चाल से हमको दूरी निकालना है। ठीक, तो हम लोग 16 का मान निकालेंगे। तो 16 का मान कितना हो जाएगा, 5/2 × 16 हो जाएगा। ठीक, तो 2×8 = 16, 8×5 = 40। ठीक, तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल आ गई जाके। ठीक, अब एक चाल हमने निकाली, आप इस चाल से भी निकाल सकते। तो हम लोग ये वाला समय लेते दूरी निकालने के लिए, जब हमने ये वाली चाल निकाली तो हम लोग समय ये लेंगे दूरी निकालने के लिए। ठीक, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक, तो स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमारा कितना है, 14 है। ठीक, तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 14 चौको 56, 560 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, तो समझ में आ गया ना कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को आप लोग तैयार रखना जाके। ठीक, मैंने पिछले भी सेट में इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराया था, और मैंने भी पीछे के सेटों में कई सारे क्वेश्चन कराए हैं जाके। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 560 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने तीसरे क्वेश्चन की, अगले, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक, तो जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, तो देखो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक, ये क्वेश्चन आपके SSC GD 2024 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक, तो इसलिए आप एक मिनट देखो, ये जो क्वेश्चन हमारे यहाँ जाके, ये हमारे SSC GD 2024 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक, और इसलिए आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए जाके। देखो जो मैंने प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन किए हैं जाके, ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी तक 2024 के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक, तो जो मैंने 2024 के क्वेश्चन कराए हैं जाके, तो आप जब 2025 में एग्जाम देंगे जाके,
तो उसमें देख लेना जाके, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे जाके, या इन्हीं से रिलेटेड मिलेंगे जाके। तो अगर अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चनों की 2024 के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के औसत भार में जब 3.5 किलोग्राम की वृद्धि की जाती है, 10 व्यक्तियों के औसत भार में तब 3.5 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है जब उसमें 85 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना होगा? देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना जाके कि जो ये 85 केजी का व्यक्ति जा रहा है, ये जो 85 केजी का जो व्यक्ति जा रहा है, ठीक, इसके स्थान पर एक जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है, ठीक। तो देखो इस व्यक्ति के जाने से, ठीक, इस व्यक्ति के जाने से औसत भार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना। तो मतलब ये है कि जो हमारा दूसरा पर्सन आ रहा है इसके स्थान पर, वो हमारा 85 केजी से तो ज़्यादा होगा ना, ठीक। उसका भार 85 केजी तो होगा ही जाके, लेकिन उससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि औसत में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक। अब देखो 10 लोग थे, एक गया और एक आया, तो अभी भी कितने लोग होंगे जाके? 10 लोग होंगे जाके, ठीक। और इन 10 लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के भार में कितने की वृद्धि हो रही है? 3.5 केजी की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जाके? दशमलव हटाएंगे, 0 हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 85 और 35 कितना हो जाएगा जाके? 120 केजी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे व्यक्ति होगा जाके वो 120 केजी का होगा। देखो जब कभी भी क्वेश्चन में एक व्यक्ति के जाने से और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है, तो अगर क्वेश्चन में ये कहे कि औसत में से वृद्धि होती है, औसत में वृद्धि होती है, तो हम लोग क्या ये दिमाग लगाते हैं, ये तरीका होता है कि जो व्यक्ति जा रहा है, ठीक, उसके स्थान पे जो व्यक्ति आ रहा है वो जाने वाले से अधिक होगा हमेशा। तो हम लोग वहाँ पे क्या लेते हैं? प्लस। और कितना अधिक होगा? वो 85 केजी का जा रहा है, तो जो आने वाला व्यक्ति होगा वो हमारा 85 केजी का तो होगा ही जाके, और उससे ज़्यादा कितना होगा जाके? जितने लोग हैं और जितने लोगों के औसत में प्रति व्यक्ति में वृद्धि हो रही है जाके, ठीक। तो इसको जो आने वाला व्यक्ति है उसका भार कितना हो जाएगा? 120 केजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 केजी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य का 50% क्रय मूल्य के 70% के बराबर है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो वो कह रहे हैं कि जो हमारा अंकित मूल्य है, मतलब कि जो हमारा मार्केट प्राइस है, ठीक है, उसका जो 50% है, ठीक, उसका जो 50% है क्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है? क्रय मूल्य के 70% के बराबर है, मतलब सीपी के 70% के बराबर है। तो देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ 0 0 काट दें, तो अगर हम लोग यहाँ से मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा? 7:5 आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि अगर कोई छूट ना दी जाए तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो मार्केट प्राइस कितना है? 7 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है। अगर वो 5 रुपए की चीज को 7 रुपए में ही बेचे, मतलब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो कोई छूट ना दे तो वो मार्केट प्राइस पे ही तो चीज को बेचेगा। तो वो अगर 5 की वस्तु को 7 में बेचे तो कितने की उसको प्रॉफिट होगा? मतलब कि दो अधिक में बेच रहा है तो 2/5 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। 2 का प्रॉफिट होगा तो परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, तो 2/5 किसकी वैल्यू, कितने परसेंट की वैल्यू होती है? 40% की। तो उसको जो प्रॉफिट होगा जाके कितने परसेंट का हो जाएगा? 40% का प्रॉफिट होगा जाके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि 23, 27, 26, 22 सी और डी का औसत, ठीक है ना, यदि 23, 27, 26, 22 कॉमा सी और डी, मतलब कि 6 लोगों का औसत कितना दिया है? 28 दिया है, ठीक। तो सी और डी का औसत कितना होगा? देखो इस क्वेश्चन को एक तो आप लोग ये निकाल लो कि 6 लोगों का कुल योग कितना होगा, ठीक।
उसमें से 4 लोगों का योग घटा दो, बाद में 2 लोगों का योग आ जाएगा और उस योग को 2 से भाग कर दो। तो एक तो ये तरीका होता है, ठीक। और ये जो तरीका ये सभी लोगों को आता है। अब मैं इसी क्वेश्चन का बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। आप अगर उस तरीके से करेंगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो कह रहा है कि 23, 27, 26, 22, C, D, ठीक। ये कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। कह रहे हैं कि इन सब का एवरेज कितना है? 28 है। तो 28 तो सबका एवरेज होगा ही ना, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, जाके कंपैरिजन करेंगे। जैसे देखेंगे कि 28 से ये जो हमारा 23 कितना कम है? 5 कम है। और 27 हमारा कितना कम है? 1 कम है। 26 2 कम है। और 22 हमारा 6 कम है, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया जाके, तो ये टोटल कितने की वैल्यू हो गई जाएगी? तो 6, 5, 6, 2, 8, 6, 14, मतलब कि टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हम इसको टोटल माइनस का 14 हो जाएगी, ठीक। तो ये जो 2 लोग होंगे जाके, तो ये क्या होंगे जाके? +14 होंगे जाके। जब हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो जैसे इसका योग -14 आया है, तो यहाँ पे +14 आएगा जाके, तभी क्या होगा जाके इसको बैलेंस करके 0 कर देगा, ठीक। और ये जो हमारा 14 होगा जाके ये 2 लोगों में होगा ना, बटे 7। तो कहने का मतलब है कि इन 2 लोगों का जो एवरेज होगा 28 तो होगा ही जाके, लेकिन और 7 ज़्यादा होगा। तो 28 7 35, तो इन 2 लोगों का C और D का औसत कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो इस डेविएशन मेथड से अगर आप क्वेश्चनों को करेंगे जाके तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे हमें बताने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन करेंगे जाके तो वहाँ बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को कर लेंगे जाके, ठीक। तो ये तरीका है एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है तथा चीनी और मक्खन का अनुपात 4:7 है। रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात कितना होगा? देखो जो मान लिया A फॉर आटा और C फॉर चीनी, इसका जो रेशियो है वो कितना है? हमें दिया है 3:2 दिया है। और बोला कि जो चीनी और मक्खन, M फॉर मक्खन, C फॉर चीनी, इसका जो रेशियो 4:3 है। तो देखो हमें जब कभी भी ऐसे दे देखो तो हम यहाँ पे एक ये देखेंगे कि वो हमसे क्या रहा है कि देखो C यहाँ भी है, तो C दोनों जगह बराबर होगा ना, तो हम लोग C को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो देखो दोनों जगह जब C बराबर हो गया तो जो पहले A है तो ये A का मान हो जाएगा, फिर ये C का मान हो जाएगा और ये फिर M का मान हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग आटे, चीनी और मक्खन तीनों का रेशियो निकाले तो कितना आ जाएगा? 6:4:3 आ जाएगा। वो क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि आटे और मक्खन का अनुपात, मतलब कि A:M की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो आटा 6, मक्खन 3 है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो आटा और मक्खन का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो कैसे करेंगे? देखो ये तो मैंने बताने का तरीका वो मैंने बता दिया, लेकिन आप एग्जाम में खुद ही ये देख सकते हैं कि दोनों जगह हमारा चीनी क्या कॉमन है। तो आप पहले ही चीनी को बस ऐसे ही देख के कि 3:2 और 4:3, तो मतलब कि वहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है चीनी, तो वहाँ 2 का मल्टीपल कर लेंगे तो आटा हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, चीनी 4 हो जाएगी और मक्खन 3 बचेगा, तो 6:3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये स्पीड आप लोगों को बनानी, और ये जो स्पीड है ये आपकी स्पीड कैसे होगी जाके? केवल प्रैक्टिस से आप ये स्पीड बना सकते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि प्रीति अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और पायल उसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकती है। पायल ने अकेले शुरुआती 18 दिनों तक काम किया और फिर छोड़ दिया काम को। प्रीति अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? देखो जो प्रीति है, ठीक है ना, जो प्रीति है वो एक काम को कितने दिनों में करती है? 30 दिनों में। और जो पायल है वो उस काम को 90 दिनों में करती है, ठीक। तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 90 आ जाएगा, ठीक। तो प्रीति के एक दिन का अगर हम लोग काम निकालें तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
और इसका एक दिन का काम 1 हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर पायल 18 दिन काम करती है, ठीक, और 18 दिन काम करने के बाद वो काम को छोड़ देती है और पायल अकेले काम करती है शुरुआती 18 दिनों में, तो एक की क्षमता से पायल 18 दिनों में कितना काम करेगी? 18 काम करेगी। तो अगर हम लोग इस 90 में से 18 को घटा देंगे, ठीक, तो वही तो शेष काम 72 आ जाएगा। तो इस 72 काम को प्रीति 3 की क्षमता से कितने दिनों में कर देगी? तो 24 या 72 होता है, प्रीति उस शेष काम को कितने दिनों में करेगी? 24 दिनों में करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 दिन। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा कितना अच्छा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक संख्या u एक दूसरी संख्या v से 90% कम है और v 5400 से 13% यदि अधिक है तो u का मान कितना होगा? तो देखो क्वेश्चन वो कह रहा है कि जो हमारी जो संख्या है जाके, ठीक है, u है वो v से क्या है? 10% क्या है? कम है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ से u और v का रेशियो निकाल लें तो u और v का रेशियो कितना हो जाएगा? देखो 10% का मतलब होता है 1/10। अगर v हमारा 10 है तो u हमारा कितना होगा? 1 होगा, ठीक। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये u है, v है, 10 की वैल्यू ये बोल रहा है कि v जो है 5400 से 5400 है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा v है 5400 से क्या है? 13% अधिक है। मतलब कि ये अगर 13% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा? 113%। कितना हो जाएगा? 113% हो जाएगा, ठीक। परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 100 से भाग, तो 2 जीरो हमारे कट गए जाके, तो 2 जीरो हमारे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे जाके। अच्छा क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में कह रहे तो u का मान कितना है? वो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो u का मान कितना है। देखो ये हमारा जो मान हो गया जाके, ये हमारा 10 का मान है, ठीक, और हमसे पूछ रहा है u का मान, मतलब 1 का मान पूछ रहा है। तो 54 इंटू 113/10 u का मान पूछ रहा है, ठीक। तो देखो हम लोग बस गुणा कर लेंगे जाके, हम लोग ये क्या करेंगे जाके, यहाँ पे गुणा कर लेंगे जाके। अगर हम लोग 54 का 3 बार गुणा करेंगे कितना होता है जाके? 54 तिया 162 होता है। तो 62 के हमारे कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। हासिल हमारा 16 हो जाएगा। 54 एकम 54 और 54 16 कितना होता है? 70। 70 का जीरो। अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो 0 क्योंकि नीचे 10 है, एक अंक बाद दशमलव लगेगा, 0.2 करके हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे का देखो हमने कैलकुलेशन नहीं किया, ठीक, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन आप जब आप एग्जाम में कैलकुलेशन करेंगे तो अब ऑप्शन को अपने मतलब कि फोकस में रखना जाके, ठीक है ना, ध्यान में रखना। कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कोई डिजिट मिल गया, अगर कोई डिजिट मिल गया जाके बस उसी को टिक कर देना है, ठीक। बाकी आप कर सकते हैं कि 54 तिया 162 के दो, हाथ से 16, 54 एकम 54 16 70, हाथ से 7, 54 एकम 54 और 7 61 हो जाएगा, ठीक। तो 610 दशमलव कितना हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1120 रुपये है। समान अवधि और समान ब्याज पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित क्या है, ठीक। तो देखो उसने ये बोल रहा है कि देखो रेट हमको कितनी दे दी है? रेट हमको दे दी है 8%, ठीक। तो अगर हम लोग 2 साल का क्या निकालेंगे जाके? एसआई निकाले, 2 साल का हम एसआई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 16% आ जाएगा, 8 दूनी 16। जबकि उसने 16 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 1120 रुपए दी है। और ऐसे ही अगर हम लोग 2 साल का सीआई निकालें, अगर इसी रेट का हम लोग 2 साल का सीआई निकालें तो क्या हो जाएगा? देखो 2 साल का सीआई का फार्मूला होता है a + b + AB/100। देखो एसआई में तो हम लोग उतनी ही बार उसको जोड़ देते हैं, ठीक। 2 साल का पूछ रहा है, 2 बार 8 को जोड़ दो, 8 8 16। लेकिन 2 साल का जो सीआई होता है उसका ये फार्मूला होता है, ठीक। तो अगर हम लोग 2 साल का यहाँ से सीआई निकालेंगे तो 8 + 8 + 64 हो जाएगा और बटे 100, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 16.64
16%। ये क्या हो जाएगा हमारा 2 साल का CI आ जाएगा। ठीक, तो देखो उसने 16 की वैल्यू कितनी दी है, 1120 रुपए दी है। ये देखो हमारा 2 साल का CI हो गया। देखो उसने 16% की वैल्यू कितनी दी है हमको, 1120 रुपए दी है। ठीक, और अगर हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, 16.64 की, 16% की वैल्यू हमको कितनी दी है, 1120 रुपए। तो अगर हम लोग यहाँ से 16.64 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 16 सत्ते 112, ठीक, तो 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 का गुणा करिए, दशमलव हटाया जाके 2 जीरो, 1 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग 7 का गुणा करें तो एक अंक बाद दशमलव, तो 7 चक्को 28 और दशमलव, ठीक, 7 छंग 42, 2 44, तो 4.8 करके क्या कोई ऑप्शन है हमारा लास्ट में। तो अगर हम लोग देखेंगे जाकर तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब हम लोग आगे, क्योंकि अगर हम लोग आगे करेंगे जाके 2 3 4 सेकंड तो लगेंगे जाके ना कैलकुलेशन करने में, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे जाके। ठीक, 1164.8, ठीक, ये क्या हो जाएगा रुपया हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक, बाकी आप लोग इसको कर सकते थे, 7 का मल्टीपल ही तो करना था। ठीक, लेकिन मैं यही चीज बता रहा हूँ कि आप लोग ऑप्शन को जब कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन पे फोकस करेंगे जाके। अगर जहां से आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा वहीं पे आप उसको टिक कर देंगे जाके बस। तो कभी भी आप एग्जाम में पूरा कैलकुलेशन मत करना जाके। ठीक, ऐसे हम लोग बात करेंगे जाके, देखो अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4/5, ठीक, कामा 3/10 और 7/15 का महत्तम समापवर्तक। देखो 4/5 कामा 3/10 और कामा 7/15 का महत्तम समापवर्तक। देखो अगर देखो महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है तो ऊपर वाले का हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, और नीचे वाले का हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालते हैं हमेशा। जब हमें भिन्न का HCF या LCM पूछ ले, अगर LCM पूछता तो ऊपर वाले का LCM निकालते, नीचे वाले का HCF। तो 4 3 7 में क्या कुछ भी काम नहीं है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 1, और 5 10 15 का LCM कितना हो जाएगा 30। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो HCF कितना आ जाएगा 1/30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1020 रुपए है और विक्रय मूल्य, ठीक, 703.8 रुपए है, तो छूट प्रतिशत कितना हो। देखो जब कभी आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दे दे, आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछे, तो आप उनका हमेशा रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है ना, जहां तक रेशियो निकले। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे कह रहे हैं कि 1020, ठीक, और कितना कह रहा है 703.8, इनका हम लोग जब रेशियो निकाल दशमलव उठाएंगे इधर 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 102 लिखा है, तो मतलब ये है कि हमारी वैल्यू 17 से कटेगी, क्योंकि 17 छक्का कितना होता है 102 होता है, 17 छक्का 102। इधर भी 17 से कैंसिल करेंगे, 17 चौको 68, 2 बचे 17 एकम 17, 6 बचेगा 17 चौको 68। अब इधर 6 मतलब 6 से कटेगा, 6 100 बार जाएगा, 6 कैसे काटा 6 6 36, कितना बचेगा 5 54 हो जाए, 6 9 54। तो 100 रुपए की चीज थी, अब वो 69 में बिक रही है। देखो ये हमारा मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो था। ठीक, तो जब मार्केट प्राइस 100 था, अब सेलिंग प्राइस 69 है, तो डिस्काउंट कितना मिला जाके 31% का डिस्काउंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे दे और क्वेश्चन में ये कहे कि इसका डिस्काउंट परसेंट निकालिए, तो आप हमेशा उनका रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। देखो मैंने बहुत ही अच्छे अभी आप लोग, ये मैंने बीच में थोड़े से क्वेश्चन हल्के फुल्के रख दिए। ठीक है, अभी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जाके। ठीक, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जाके। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक हीरोन्स फार्मूला होता है जाके कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। ठीक, अच्छा S हमारा कैसे निकलता है,
हम लोग भुजाओं को जोड़ देते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से। तो ऐसे ही हम लोग जब s निकालेंगे जाके, ठीक, 4, 5 और 7 को जब जोड़ेंगे जाके 4 प्लस 5 प्लस 7 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा हमारा, ठीक। तो 16 बटे 2 8 आ जाएगा s, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को रखेंगे और 8 में से a घटाएंगे, मतलब 4 घटाएंगे तो हमारा कितना 4 बचेगा, ठीक। ऐसे 8 में से हम लोग b घटाएंगे, मतलब 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। ऐसे फिर 8 में से 7 को घटाएंगे 1 बचेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, हम लोग यहाँ से 2 घटा दे जाके तो 16 हो जाएगा। 16 का 16 इंटू यहाँ कितना 6 बचेगा जाके, ठीक। तो अगर हम लोग 16 का वर्गमूल 4 बाहर ले लें तो 4 रूट 6 क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हीरोन्स फार्मूले से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो अगर कोई ट्रिपलेट होता जाके तो हम लोग बस उससे कर लेते हैं, यहाँ पे कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं कि 2 रेलगाड़ियाँ 380 मीटर और 2 रेलगाड़ियाँ, उसमें से एक 380 मीटर है और दूसरी 160 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगता है। देखो मैंने ये क्वेश्चन कई बार करा है, मतलब एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बस थोड़ा डाटा चेंज होता है, ठीक। अभी मैंने मतलब इसके पहले का जो 17वीं क्लास थी उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कराया, 18वीं में भी और 19 से मतलब कि 18वें 19 से प्रैक्टिस में भी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। तो कि जब 2 रेलगाड़ियाँ, याद रखना, जब 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनके द्वारा चली गई जो कुल दूरी होती है, हमेशा हम देखो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, ठीक। टाइम पूछ रहा है तो कुल दूरी, टाइम बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक। तो इनके द्वारा जो चली गई कुल दूरी होगी जाके वो क्या होगी जाके, उनके द्वारा जो चली गई कुल दूरी होती है वो क्या होती है, ट्रेन की लंबाइयों का योग, वो हमारी क्या होती है कुल दूरी। तो एक दूरी, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो उनके द्वारा चली गई कुल दूरी होगी 380 मीटर और 160 मीटर, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 540, ठीक। और क्या अगर हम लोग एवरेज चाल निकाले तो 70 प्लस 38 को जब जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगी, ठीक है ना। देखो ये हमारी मीटर में, अगर हम लोग इस चाल को क्या करेंगे जाके मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमें टाइम ऑप्शन हमारे सेकंड में दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइम, ये जो हमारी एवरेज चाल है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 1 बार, तो 18 को सेकेंड क्या हो जाएगा, 18 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो चाल हमारी क्या किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में गुणा चेंज करेंगे ना, 5/18 गुणा करेंगे 18 ऊपर चला जाएगा। तो इससे जो हमारा टाइम आएगा वो किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि हमें दूरी मीटर में दी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 5% लाभ पर बेचता है, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना है। देखो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लिया कि एक दुकानदार है, ठीक, एक वस्तु को मान लिया उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये है। अब मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस पे 25% की क्या करता है, वृद्धि करता है, तो उसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि वो 5% का लाभ केवल प्राप्त करता है, तो 100 रुपए की चीज पर वो 5% का प्रॉफिट प्राप्त करेगा। जब वो 5% का प्रॉफिट प्राप्त करेगा तो मतलब वो वस्तु को कितने में बेचेगा, 105 में बेचेगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई दुकानदार, ठीक है, किसी मतलब अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक, उसके बाद ही 5% का लाभ प्राप्त करता है। तो मान लिया कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, वो जब इस पर 25% का अधिक मूल्य अंकित करेगा तो वो मार्केट प्राइस 125 हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि वो केवल 5% का प्रॉफिट प्राप्त करता है, तो 100 पे वो 5% प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है, तो मतलब उसको 105 में बेचेगा, जबकि मार्केट प्राइस कितना है 125।
तो इस पर कितने का डिस्काउंट हुआ जाके, उसको 20 का डिस्काउंट मिला ना। ये जो 20 का डिस्काउंट मिला 125 पे ही तो मिलेगा ना, क्योंकि मार्केट प्राइस हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। तो हम लोग उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। देखो 25 चौको 100, 25 25 125, 5 चौको 20, तो 16% क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा जाके, 16% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, एक मिनट, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे जाके। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक कूलर का क्रय मूल्य 45 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 18% है तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना होगा जाके। देखो जो हमें कूलर का जो क्रय मूल्य दिया है वो 4500 रुपये दिया है। ठीक, मतलब कि हमारे 100 की वैल्यू दी है, क्योंकि हर पर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। वो आपसे कह रहा है अगर लाभ कितना है 18% है तो उसका विक्रय मूल्य 18% का मतलब कितना होता है, मतलब 100 पर वो 18% अधिक, मतलब कि 118 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 118 की वैल्यू पूछ रहा था, इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो देखो यहाँ पे आगे जाके 45, ठीक है ना, 45 इंटू 118 आ गया जाके। तो देखो आप पहली बात तो या तो आप इसका गुणा कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे 5 4 9, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जिस भी क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा क्या होगा जाके, जिस भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम लोग अपने ऑप्शन को देखें जाके, अब देखो आप यहाँ पे आराम से गुणा करके, तो एक तरीका है वो तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक, लेकिन मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक, जैसे कि ऑप्शन हमारे जो दिए हैं जाके, एक दिया 5420 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर दिया 53 10 और 55 30 और 52 70। तो अगर हम लोग यूनिट डिजिट निकाल ले, देखो जब यहाँ पे 9 का आ गया मल्टीपल, तो हमें फिर वो क्वेश्चन में 9 का ही मल्टीपल आएगा जाके। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जाके 5 4 9 और 2 बचेगा, ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो 5 3 8 1 9 आ रहा, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो मैं ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे, अगर अभी आपको कभी भी 9 दिमाग में दिख जाए कुछ भी, तो आप उसको भी ऐसे किया कीजिए। ठीक, यूनिट डिजिट से 5 5 10 3 बचे, 5 5 10 1 और 4 बचेगा, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। 5 7 2 9 5 भी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट क्या है, किस ऑप्शन का 9 आ रहा है, तो बी का आ रहा है। ठीक, देखो ये तो मैंने आपको सेकेंडरी मेथड बताया। ठीक, बाकी आप इसका गुणा कर ले, कोई मतलब कि टफ नहीं है। ठीक, लेकिन कभी कभी गुणा क्या होता है, टफ हो जाता है, तो हम लोग उन चीज़ों को ऐसे करेंगे जाके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा कह रहा है कि एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है। उसने सभी 28 मैचों में औसतन 12 विकेट लिए। अंतिम 14 मैचों में गेंदबाज द्वारा लिए गए, ठीक है, औसत विकेट कितने हैं। ठीक, अंतिम 12 मैचों में गेंदबाज द्वारा लिए गए औसत विकेट। देखो वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक गेंदबाज ने 28 मैचों में औसतन 12 विकेट लिए। टोटल मैच कितने हैं, 28। और वो कह रहा है कि शुरुआती के जो 14 मैच है उसमें भी औसतन उसने 12 विकेट लिए। ठीक, तो जो लास्ट के जो अब जो 14 मैच बचेंगे जाके, अगर हमको मान लो कि ये एवरेज बैलेंस करना है, तो ये जो हमारे लास्ट के 14 मैच होंगे जाके, देखो यहाँ भी देखो कुल मैचों का औसत उसने 12 विकेट लिए। ठीक, कुल 28 मैचों में उसने औसतन 12 विकेट लिए। तो शुरुआती 14 मैचों में भी उसने औसतन 12 विकेट लिए। तो अगर इस औसत को मेंटेन रखना है, तो जो लास्ट के मैच होंगे जाके उसमें भी तो 12 विकेट लेगा जाके ना। ठीक, तो हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हैं कि हमने क्या किया जाके, अगर वो कुल मैचों में औसतन 12 विकेट लेता है 28 मैचों में, और शुरुआती के 14 मैचों में उसने औसतन 12 विकेट लिए, तो बचे हुए जो 14 मैच हैं उसमें भी उसको औसतन 12 विकेट ही लेने पड़ेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करते हैं, इसी स्मार्ट अप्रोच से ही आप लोग क्वेश्चनों को करना है एग्जाम में। वरना ये जो गेंदबाजी वाले, विकेट वाले या रन वाले, औसत रन वाले, ये क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं।
हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि करण की दक्षता विनोद की दक्षता का 24% है, सॉरी 240% है। यदि करण एक काम को 34 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो कह रहे करण की दक्षता विनोद की दक्षता का 240% है, तो मतलब ये है कि अगर विनोद की दक्षता 100 है तो करण की दक्षता कितनी होगी जाके 240 होगी जाके। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम लोग करण और विनोद की क्षमता मतलब दक्षता का अनुपात निकाले, अगर विनोद की दक्षता 100 हो तो करण की 100 का 240 कितना हो 240 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से रेशियो निकाले 0 0 कट गया, 2 से कटा 12 रेशियो 5, तो ये क्या 12 रेशियो 5 क्या आ गया जगह करण और विनोद की दक्षता का रेशियो आ गया। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि करण, ठीक है ना, किसी काम को कह रहा है कि यदि करण किसी काम को कितने दिनों में करता है, यदि करण एक काम को 34 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, देखो अगर करण 12 की क्षमता से एक काम को 34 दिनों में करेगा, ठीक, तो टोटल कार्य हमारा कितना हो जाएगा 12 × 34। तो वो कह रहा है कि ये दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 12 5 17, तो वो दोनों मिलकर 17 के औसत से तो उस काम को करेंगे, तो 17 दूनी 34 12 दूनी 24, तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देंगे 24 दिनों में कर देंगे जाके। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याएं 6:17 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 6:17 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं का योग 92 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। देखो दो संख्याएं जो हमारी हैं 6:17 के अनुपात में है। ठीक, वो कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का, अगर हम लोग रेशियो में इन संख्याओं का योग निकाले तो 23 आएगा, जबकि क्वेश्चन में कितना कह रहा है 92, तो ये 23 का कितने गुना होगा 4 गुना हो गया। तो क्या पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब कि 11 का मल्टीपल पूछ रहा है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा जाके 11 होगा, वो 11 का मान पूछ रहा है। तो देखो अगर हम लोग 11 का मल्टीपल देखें तो हमारे सभी ऑप्शन क्या है 11 के मल्टीपल हैं। ठीक, तो पहले तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कि 11 का मल्टीपल देखें, या कभी 9 मिल गया 9 का मल्टीपल देखें। लेकिन यहाँ पे देखो कि चारों के चारों ऑप्शन हमारे क्या है 11 के मल्टीपल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे जाके फिर इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे जाके। तो 11 का 4 गुना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग दो और क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं उनको हल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से उसी अनुपात में है जिस अनुपात में 4/7, 5/16 से अनुपात में है। ठीक है ना, तो देखो हमने मान लिया कि वो भिन्न x है, x का अनुपात जो 1/64 से है, ठीक, वही अनुपात हमारा किस 4/7 और रेशियो 5/16 से होगा जाके। वही अनुपात किससे होगा 4/7 रेशियो 5/16 से। देखो यहाँ पे क्या करेंगे जाके ये ऊपर चला जाएगा तो x × 64 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये चीज़ ऊपर चली जाएगी ये नीचे आ जाएगी। ठीक, क्योंकि ऐसे गुणा होता है। ठीक है ना, 16 चौको 64 और ये कितना हो जाएगा 35, तो 64 कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा 1/35। तो हमारी भिन्न की तो पूछ रहा था, तो वो भिन्न हमारी क्या होगी जाके 1/35 हो जाएगी। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना है। देखो याद रखना, अगर कभी हमें दो वर्गों की भुजाओं, देखो जो मान लिया कोई दो वर्ग हैं उनके क्षेत्रफल A1 और A2 हैं, तो उनका जो रेशियो होता है A1/A2। मान लिया कि कोई दो वर्ग है उनकी भुजा क्या है, भुजा क्या है, मान लिया कि मान लिया वो स्मॉल a मान लेंगे, स्मॉल A1/स्मॉल A2,
ठीक। तो भुजाओं के वर्गों का क्या होता है, अनुपात होता है। तो ऐसे हमको क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे दिया, 4:9 दे दिया। ठीक। तो उनके भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, a√1/a²। ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ से वर्गमूल ले ले तो कितना आ जाएगा, a1 और a2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3, मतलब कि 2:3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए जाके। ठीक है। और मैंने देखो, मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को लेके आता हूँ बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है। अगर आप इस तरीके को क्वेश्चनों को आप लोग मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे जाके, तो पहली बात तो आपका जो जब पेपर में एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी टाइमिंग जो होगी जाके बहुत बेस्ट होगी जाके। ठीक। और आप ये गारंटी, अगर आप इस टाइप के लेवल के क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं अच्छे से, तो आप 20 में से 20 क्वेश्चन एग्जाम में करके आएंगे जाके। ठीक। क्योंकि जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, या मैंने जो कई बार उनको रिपीट कर चुके क्वेश्चन है, मैं उन क्वेश्चनों को नहीं करा रहा हूँ। ठीक है। तो ये मत सोचना कि जाके कि ये 20 केवल एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक। तो मैं 2 सेट कलेक्ट करता हूँ और 2 में से मैं 20 क्वेश्चनों को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन जो हैं जाके आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट हैं जाके। अगर आप ऐसे प्रश्नों को कर रहे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।